सन 1955 कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। 17 साल के रतन टाटा और उनके 3 साथी उड़ान का तजुर्बा लेने के लिए चल पड़े। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अचानक जहाज का इंजन खराब हो जाता है। सबकी मस्ती थम गई। पहले जहाज बुरी तरह कांपा, फिर इंजन बंद हो गया। 26 नवंबर 2008 मुंबई। काफी रात हो चुकी थी। तभी रतन टाटा साहब की ऐसी कई किस्से हैं जिनसे मैं और आप काफी कुछ सबक सीख सकते हैं। मुश्किल हालातों में रास्ता बना लेने का हुनर, किसी भी परिस्थिति में दिमाग शांत रखने का हुनर, निरंतर सीखते रहने और हर दिन निरंतर खुद को बेहतर करने वालों, निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। रतन टाटा वो शख्सियत के हैं, अगर उनको यकीन हो जाए कि ऐसा करना सही है तो उसे करके रहते। उनके जिद्दीपन और डिटर्मिनेशन का गुण रतन टाटा साहब में बचपन से है। रतन टाटा के ऊपर सबसे गहरा असर पड़ा उनकी दादी के विचारों और उदारवादी मूल्यों का। वे कहते हैं, मेरी परवरिश मेरी दादी नवाजबाई टाटा ने की थी। मेरे माता पिता मेरे दादी ही थी। उन्होंने सिखाया कि किसी भी संकट में मैनर्स और धीरज नहीं खोना। साथ में उन्होंने ये भी सिखाया कि पैसों और रुतबे का बेमतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। रतन टाटा साहब चेयरमैन बनने के बाद भी गाड़ी खुद ही ड्राइव करके ऑफिस जाते रहे। वे हमेशा मीडिया, बॉलीवुड और तमाम चमक धमक से बचते रहे। लेकिन टाटा सन्स का चेयरमैन बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनसे पहले चेयरमैन JRD टाटा करिश्माई लीडर थे, जिन्होंने 50 से भी ज्यादा साल तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे थे। भारत के पहले लाइसेंस पायलट और इंडियन एयरलाइन की बुनियाद रखने वाले JRD ने समूह की आमदनी 10 करोड़ से 5 अरब तक पहुंचा दी थी। हर नए चेयरमैन की तुलना JRD से होने वाली थी। वहीं रतन टाटा के पिता को गोद लिया गया था, जिस कारण वे ग्रुप के असली वारिस भी नहीं थे। लेकिन JRD इंसान की अच्छी परख रखते थे। वे रतन साहब के गुण आजमाने लगे। रतन टाटा कहते हैं कि सबसे पहले मैं लॉस एंजलिस के एक आर्किटेक्ट के यहाँ काम करता था। काम अच्छा था, पैसे अच्छे मिलते थे। मैं भारत वापस आया क्योंकि मेरी दादी बीमार थी। वो 4-5 साल तक बीमार रही। मैं उनके पास रहने लगा और वापस नहीं लौटा। JRD ने मुझसे कहा कि तुम ऐसे मत बैठे रहो और काम से जुड़ो, और मुझे टेल्को में शॉप फ्लोर पर लगा दिया गया। इस फैक्ट्री में कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता था। रतन टाटा कहते हैं कि मैं खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। मैन्युफैक्चरिंग की तमाम स्टेजेस से मटेरियल को गुजरते देखा। कहीं न कहीं मेरे वो 6 महीने बहुत कीमती रहे, क्योंकि शॉप फ्लोर पर मुझे एक एक चीज का अंदाजा हो गया था। कई साल बाद जब मैं टेल्को का चेयरमैन बना तो ऐसे कोई मौका नहीं आया जब मुझे कोई बहका पाया हो, क्योंकि मैं चीजों को बारीकियों से जान चुका था। इसके बाद JRD रतन टाटा साहब के मेंटर रहे और रतन साहब को कठिन परिस्थितियों में यानी घाटे वाली कंपनियों में डालते रहे, जैसे नेल्को, द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑफ इंडिया और एम्प्रेस मिल। किसी भी कंपनी को शुरू करना और उसे प्रॉफिटेबल बनाना बहुत कठिन होता है। अगर इतना आसान होता तो सब कर लेते, और उससे भी कठिन होता है घाटे वाली कंपनी को मुनाफे में लाना, क्योंकि पहले आपको लोगों की माइंडसेट बदलना पड़ता है। उस समय जवान रतन टाटा ने दोनों कंपनियों को रिकॉर्ड समय में प्रॉफिटेबल बना दिए, लेकिन इनका फायदा रतन साहब को नहीं हुआ। नाम में टाटा होने के बावजूद रतन साहब के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में नाम बनाना कठिन था। एक तरफ नेल्को टाटा पावर कंपनी का हिस्सा
व्यवसाय बन गई और इसके बाद इसकी पहचान खत्म हो गई। और दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नेशनलाइज होने से एम्प्रेस मिल सरकारी हो गई और कुछ ही दिनों में रतन टाटा की बड़ी उपलब्धियों को भुला दिया गया। लेकिन जेआरडी ने रतन टाटा के जिद्दीपन के साथ साथ कठिनाई में स्थित प्रज्ञा के लक्षण भी देख लिए थे। एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल में ग्रेजुएशन के दौरान 17 साल के रतन टाटा और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ प्लेन उड़ाना सीख रहे थे। तब अचानक जहाज का एक इंजन खराब हो गया और सब दोस्तों की मस्ती वहीं थम गई। पहले तो जहाज बुरी तरह कांपा, फिर इंजन बंद हो गया। रतन साहब बिल्कुल हिचके नहीं। वे कहते हैं, मैं हड़बड़ी नहीं दिखा सकता था, इंजन गया तो इंजन गया। उन्होंने बड़ी शांति से प्लेन को लैंड करा लिए। रतन साहब को समूह में काम करते करीबन 30 साल हो चुके थे। फिर जेआरडी टाटा ने उन्हें अगला चेयरमैन बना दिया। रतन साहब को जो सही लगता था वे कर जाते थे। उन्हें सपने देखने और उनके पीछे जाने में कोई हिचक नहीं थी। रतन साहब कहते हैं कि लोहे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लोहे की जंग ही उसे ले डूबती है। इसीलिए अपना निश्चय दृढ़ होना चाहिए। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। उस समय टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार बनाने का फैसला किया। इंडिका नाम भी सोच लिया था, क्योंकि ये थी द इंडियन कार। रतन टाटा कहते हैं कि मैं उस समय गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली CII यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के पास गया। उनसे सवाल किया कि क्या हम पूरी तरह एक भारतीय कार बना सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है? लेकिन साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एक ट्रक बनाने वाली कमर्शियल प्लेयर जिसमें मुनाफा ज्यादा होता है, वो क्यों पैसेंजर कार्स के मार्केट में उतरेगा। फिर रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 10 साल के अंदर अपने इंडिका प्लेटफॉर्म से 10 लाख की पैसेंजर कार तैयार की। इंडिका पूरी तरह से भारतीय पहली कार बनी, जो ब्रिटेन में भी सिटी रोवर के नाम से बेची गई। रतन टाटा की वजह से भारत में पूरी कार इंडस्ट्री खड़ी हुई, जो आज हर साल 30 लाख से भी ज्यादा कारें बनाती है। फिर सन 2003 में कुछ अनोखा हुआ। रतन टाटा कहते हैं कि मैं भरी बरसात में एक परिवार को स्कूटर पर जाते हुए देखा। पिता स्कूटर चला रहे थे, एक छोटा सा लड़का आगे खड़ा था और पत्नी बच्ची को पीछे गोद में ली हुई थी। रतन टाटा कहते हैं, मैंने तभी सोचा क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए तो, और ठीक यही हुआ। इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि स्कूटर को और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। क्या 3 पहिया जैसे कुछ बनाया जा सकता है जो फिसले नहीं? क्या इसके चारों तरफ फ्रेम बनाया जा सकता है? क्या बिना दरवाजों की कार बना सकते हैं जिसमें प्लास्टिक की दरवाजे लगे हों? फिर लगा कि आधी कार लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे। कई दिनों तक दिमाग में घूमता रहा कि ऐसी कार कैसे बनाई जाए जिसे आम लोग खरीद सके, आम लोगों तक कार पहुंचे। ये एक बड़ी अहम सोच थी और हमारा मानना था कि इस कार की कीमत 1 लाख रुपए हो। फिर टाटा नैनो लॉन्च हुई। रतन टाटा साहब कहते हैं कि हमने गलती की ये कहकर नैनो देश की सबसे सस्ती कार है। लोगों को इसे लेने से गर्व होने के बजाय शर्म का एहसास पैदा हुआ कि क्या हम महंगी कार खरीद नहीं सकते। टाटा नैनो सबसे सस्ती कार की जगह सबसे कम पसंद की जाने वाली कार बन गई। हम लोग इसके पीछे की मकसद भूल गए। रतन टाटा भारत की सबसे बड़ी कारोबारी समूह को दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते थे। उन्होंने दूसरे देशों की कंपनी को खरीदने का जांबाज कदम उठाया। सबसे पहले आई टेटली टी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी ब्रांड। फिर लिए गए सिंगापुर और थाईलैंड के सबसे बड़े स्टील निर्माता। फिर 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर उसे इंटरनेशनल ब्रांड में तब्दील कर दिया गया। इस कदम ने टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल की दुनिया में बिल्कुल ही अलग स्थान पर पहुंचा दिया। रतन टाटा कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। मैं निर्णय लेता हूँ फिर उन्हें सही बनाता हूँ।
हूँ। जब हमने JLR खरीदी तभी यूरोप की इकोनॉमी गिर गई। हमें लगा कि हमने बहुत गलत कदम उठा लिया। हमने जितने में कंपनी खरीदी थी उससे ज्यादा पैसे तो इसे बचाने में लगा दिया। ब्रिटिश बैंक ने भी मदद करने को मना कर दिया और कहा कि अब ये इंडियन कंपनी है, इंडियन बैंक्स जाने। लेकिन जब बाजार खुले तो हम 2 की बजाय 4-5 नए प्रोडक्ट के साथ सामने आए जो पहले से काफी बेहतर थे। आज टाटा समूह 19 यूरोपियन कंपनी का मालिक है, जिसमें यूरोप के ही करीबन 60,000 लोग काम करते हैं। रतन टाटा की चेयरमैनशिप में समूह की आमदनी 10 गुना बढ़ गई, $10 अरब से $100 अरब तक पहुंच गई। बावजूद इसके रतन टाटा की बुनियादी सोच थी दूसरों की भलाई, यानी बिना गरज के लोगों के भले की चिंता करना। रतन टाटा हमेशा जज्बाती लीडर रहे हैं। वे हमेशा बड़े समूह का चेयरमैन होने के नाते हमेशा सोचा करते थे कि भारत में और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कैसे लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाई जा सकती है। वो जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं और आज भी हर एक काम बड़े जुनून से करते हैं। 1992 में जब मुंबई में दंगे और खून खराबा हुआ था, तब उस समय रतन टाटा साहब ही एकमात्र बिजनेसमैन थे जिन्होंने आधे पेज का एड देकर लोगों से अपील की थी कि हम सबको एकजुट होना है और बम्बई को जलने नहीं देना। इसके बाद रतन साहब ने श्री कृष्ण कमीशन हियरिंग में खुद पेश हुए, ये बताने के लिए कि किस तरह के हालत उन्होंने देखे और अनुभव किए। 5 घंटे विटनेस बॉक्स में खड़ा रखने के बाद जज ने रतन टाटा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको इस तरह के इत्तेहार नहीं देने चाहिए। तब रतन टाटा ने कहे कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो मैं दोबारा एड दूंगा। रतन टाटा कहते हैं कि सही बात बोलकर दिल को बड़ा सुकून मिला। वे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लीडर हैं जो हर मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं, लेकिन कई हालात ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। रतन टाटा कहते हैं 26 नवंबर 2008 को किसी ने देर रात को मुझे फोन करके बताया कि ताज में गोलाबारी हुई है, तो मैं तुरंत होटल में फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। तब मैं तुरंत अपनी कार से वहाँ गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे लॉबी में जाने से रोक दिया क्योंकि वहाँ गोलियां चल रही थी। रतन टाटा कहते हैं कि उस समय होटल में करीबन 300 मेहमान थे और रेस्टोरेंट भरे हुए थे। हमने धीरे धीरे करके उन सबको बाहर निकाला। स्टाफ को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई निकालने में। ये सब करते हुए उनमें से कई लोग मारे गए। उस समय रतन टाटा अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ वहीं खड़े थे। उन्होंने वहाँ फुटपाथ पर पूरे 3 दिन और 3 रात बिताई। रतन टाटा कहते हैं कि घटना के बाद हम तमाम हॉस्पिटल में गए और वहाँ जाकर एक एक मरीज से मिले। हमारे स्टाफ के कुछ लोग मारे गए थे, जिनमें वेटर्स, शेफ, असिस्टेंट मैनेजर शामिल थे। तब हमने सोचा कि हमको सिर्फ ताज के स्टाफ की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने सब लोगों के बारे में सोचा और पीड़ितों के लिए वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। हमने सारे मारे गए लोगों के बच्चों की पूरी पढ़ाई के पूरी जिम्मेदारी ली। उनके रिटायरमेंट तक के उम्र की पूरी सैलरी का भुगतान किया। रतन टाटा साहब कहते हैं कि ये गर्व की बात है कि हम कर पाए। रतन टाटा ने कई रिसर्च और चैरिटी इंस्टीट्यूट स्थापित किए। उनकी सेवा, कार्य और नेतृत्व के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया।